हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप बिल्कुल सब ठीक होंगे और आपकी तबीयत से भी ठीक होगी और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। अब आज का जो क्लास था उसका मकसद यही है क्लास का कि हमने क्लास में क्या कहते हैं कि नोट्स किस तरह बनाने हैं। अब देखो नोट्स इस्लाम है के करंट अफेयर पाकिस्तान भर की थोड़ी बहुत डायमेंशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसके दो मतलब जो मेन पर्पज है नोट्स बनाने के। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि लेंथी नोट्स बनाने चाहिए। अब ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग होता है हर एक का ना, कि नोट्स असल में बनाने हमें कौन से चाहिए, लॉन्ग बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो इसी का ना कि वाजिया जवाब ये है कि देखो नोट शॉर्ट नोट्स से बच्चा वही बनाता है जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, जिनके काफी सारे टॉपिक क्लियर हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी अभी मेरा सारा टॉपिक क्लियर, मुझे रशिया यूक्रेन में पूरा पता है तो मैं शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सजेशन ये दूंगा कि आप ना लेंथी नोट्स बनाए, मतलब आपके टॉपिक्स पूरे बने होने चाहिए, मतलब पूरा टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। ना कि आप सिंपल सी बस कोई शॉर्ट नोट्स बना के जान छुड़वा लें। तो ये कभी भी ना कर। देखो हर एक की वैसे साइकी तो अपनी अपनी होती है, ठीक है। जिसको जो समझ आएगा तो बंदा वही करे, लेकिन एक सजेशन के तौर पर मैं यही कहूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स की तरफ ना आए, टॉपिक पूरा कवर करें और टॉपिक पे आप हर एक चीज कवर करें। लिखें, काम वाली चीज लिखें, अथेंटिक लिखें, लेकिन सही से लिखें, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आप नोट लेंथी बनाए उसमें आप हर चीज ऐड करते हैं, मतलब गलत सही पे नहीं। सोर्स हमेशा आपका अथेंटिक होना चाहिए, मटेरियल आपका अथेंटिक होना चाहिए, मीनिंगलेस मीनिंगफुल हो चाहिए बोले होना चाहिए, ना कि आप मीनिंगलेस होना चाहिए बल्कि मीनिंगफुल होना चाहिए यहाँ आपका। तो ये चीज बहुत आप ना इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि नोट्स हमेशा आपके ना मतलब कि टॉपिक वाइज पूरे बने होने चाहिए। हाँ उसके बाद जब कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वन पेज नोट्स बनने चाहिए। जैसे ना फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटिकल साइंस पूरा आपने सिलेबस कवर के लिए आपने नोट्स बना लिए, उसी के आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। वो आपको पेपर नाइट बड़ा काम आता है। पेपर नाइट आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें का पता होता है, आपकी बहुत चीजें अच्छी कवर हो जाती हैं। अब जैसे लास्ट टाइम मेरे एग्जाम थे तो मेरे तो फुल नोट्स तो मेरे तैयार थे, लेकिन जैसे एग्जाम में दो तीन माह थे तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं बल्कि वन पेजर। मैंने वन पेजर मतलब ना एक पूरा जैसे ना अभी ये 9 पेजेस की शीट है, ठीक है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये वैसे है 9 शीटों पर मुश्तमिल है। अब जब मैंने वन पेजर बनाया था तो मैंने 1.5 शीट का लिया था ये टॉपिक, 1.5 शीट में मैंने सारी चीज़ इसकी कवर की हुई थी। तो उसमें मुझे सारी चीज़ें समझ भी आ गई थी और उनका मुझे काफ़ी आइडिया भी हो गया था चीज़ों का कि ये क्या है क्या नहीं है। एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी आप रखें। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं ताकि फिर हम उससे आगे कंटिन्यू करें। समझ आपका कोई सवाल है यहाँ तक इस बात को लेकर? क्योंकि पता है क्या है असल बात ये होती है, मैं आपको ना एक चीज और है, जब आपके ना नोट्स पूरे कवर होते हैं ना, जब आपका सिलेबस पूरा कवर होता है ना, फिर आपको ना टेंशन नहीं होती किसी चीज की। और मैं कोशिश सबको ये बार बार ये कहता हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग में भी और मतलब कि डिस्कस में भी यही आप कहता हूँ कि आप ना पहले टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना लें। जैसे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर का सिलेबस सिलेबस वाइज अपनी चीजें कवर होनी चाहिए। जब आप नोट्स मतलब जल्दी में वाइंड अप कर लेते देन आप सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन सी हैं, देन आप उनको पकड़े के वाकई करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हैं, ठीक है। ये चीज बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए इस चीज का। अब बात है कि नोट्स नोट्स हमने फॉर एग्जाम्पल हमने बना लिए, लेकिन हम टॉपिक को किस तरह से कवर करें, टॉपिक में क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ जो जैसे करंट अफेयर्स के जो है ना, करंट अफेयर के नोट्स होते हैं मोस्टली इसमें ये होता है कि आपको करंट अफेयर से हर एंगल से तैयार करना चाहिए। करंट अफेयर आपको हर एंगल से कवर होना चाहिए। हाँ एक समझ जो आप सवाल करें कि मीन सिलेबस में क्या आपका तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है ना, उसका एक रोड मैप होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ना पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के टॉपिक मिलाकर कोई 35 टॉपिक बन गए, 30 40 तक, मतलब 40 टॉपिक होते ही होते हैं, ठीक है। अब 40 टॉपिक तो आपने 20 20 कवर कर लिए, ठीक है। 20 20 टॉपिक टॉपिक कवर कर लिए पाकिस्तान अफेयर्स करने पे। लेकिन 20 के 40 के बाद दोनों सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपको मतलब के मुख्तलिफ एंगल के साथ देखना होता है। जैसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज को, वो आपके कवर होने चाहिए। मतलब जब भी जैसे यहाँ पर ना मैंने फॉर एग्जाम्पल रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ तो सादा सा इस पे लिखा था रशिया कॉन्फ्लिक्ट। अब इसे मैं घुमा फिरा कर भी कह सकता था
कि रशिया यूक्रेन वार इम्पेक्ट ऑन रीजनल्स और स्पेशल फॉर यूरोपीय यूनियन। अब रशिया यूक्रेन की जो वार है वो तो रीजन को उन्होंने बड़ा नुकसान किया, लेकिन जो यूरोप को नुकसान हुआ है वो किस तरह से हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है। अब देखो सवाल तो मेरा वो वहां पर देखो, अभी मैंने सिंपल टॉपिक मैंने दिया, यहाँ नोट्स में मैंने सिंपल सा टॉपिक बनाया कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर मैं सवाल पूछूंगा, सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि रशिया यूक्रेन वार impacts on रीजनल वर्ड या वर्ड स्पेसिफिक फॉर यूरोप यूनियन या यूरोपीय कंट्रीज। अब जो सवाल तो मेरा घुमा फिरा कर आ गया कि भाई रशिया जंग की जो बात थी, वो जंग जो है उसने वर्ल्ड पे कितना नुकसान दिया हुआ है और स्पेशली यूरोप को उसने कितना नुकसान दिया हुआ है, ठीक है। ये बात इस तरह से। अब जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स में आपको हर एक चीज को देखना है। जैसे भाई रशिया यूक्रेन है तो रशिया यूक्रेन वार तो थी, पहले आपने देखो जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाए या रिलेशनशिप की बात आ जाए या कोई हिस्ट्रिकल इशू हो या उनके अलावा वार हो, ठीक है, और इनके अलावा कोई क्राइसिस वाला सवाल हो, तो उसी में कोशिश करें आप ना थोड़ा बहुत उसमें हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड लाजमी नहीं दें, ठीक है। कोई रिसेंट का इशू है, चलो उसका कोई इशू नहीं, उसमें आप हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ना दें। लेकिन अगर कोई मतलब ना हिस्ट्रिकल टॉपिक है, जैसे रशिया यूक्रेन वार, अब रशिया यूक्रेन 2014 से चल रही है, ठीक है, उसमें हम उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। पाक रशिया, पाक यूएस रिलेशनशिप है, पाक चाइना है और पाक रशिया है, इनके आप दे सकते हैं। पाक इंडिया का भी आप हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देख सकते हैं। अगर हाँ हम ये कहें कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वार रीजन, मतलब रीजन की हम बात करते हैं उसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे ये वार पहले से कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, देन हम फिर इम्पोर्टेंट बात पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ना बहुत जरूरी है, मतलब जब भी आपने टॉपिक कवर करना है, ये पांच ही जो इस तरह के टॉपिक होते हैं ना, उनको आपको देखना होता है, उसमें हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड लाजमी देना होता है। जैसे मैंने बताया ना ये पांच ही एरिया, ये आप लाजमी चीजों को देख लें। इन ये जो जिस सारे टॉपिक हैं, तभी आपने पेपर में भी इस चीज का बैकग्राउंड देना है थोड़ा बहुत, और नोट्स बनाने में भी देना है क्लास में। और जब भी आप नोट्स बनाएंगे ना, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो उसी में कोशिश ये करें कि आप उस टॉपिक को हर एंगल से तैयार करें, हर एरिया से। तो जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ रशिया यूक्रेन है, तो मैंने शुरू किया कि वर्ल्ड हैज विटनेस मेनी कॉन्फ्लिक्ट of global nature in the recent history. However, the Russia-Ukraine standoff of it is a unique nature. It has deep historical connections, providing to the fact that Russia wanted to. एक सेकंड यहाँ पर, ये ना पीडीएफ में आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ वैसे। मैं थोड़ा आपको ना ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का, ताकि आपको ना कवर किस नोट्स बनाने किस तरह से हैं, ताकि आपको ना उस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। अब देखो इंट्रो में मैंने बताया पहले कि भाई ये एक बड़ा इशू है, ठीक है, ये एक बड़ा सा इशू है वैसे, रशिया यूक्रेन वार। अब उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है कॉन्फ्लिक्ट में, क्या तो सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखा है, सोशो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स व्हिच इज लॉस्ट आफ्टर resignation of the USSR in 1991. Russia was faced with the economic crash, economic time and hate to bonds. अब यहाँ आपने देखो सारा सब कुछ बता दिया इंट्रोडक्शन में। अब क्राइम का मसला हुआ था 2014 में। क्या मसला है? एक सवाल से जाके, हाँ सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता हूँ देखो आपने सवाल किया तो हर टॉपिक का एंगल किस तरह, देखो ना मैंने आपको रशिया यूक्रेन है ना, आप फॉर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, देन आपने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखा, ठीक है, देन आपने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ा, ठीक है। अब जब आपने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, अब आप मैंने इंट्रोडक्शन में ये सारी बात कर दी कि नेटो का नुकसान था, वर्सा पैक्ट थी, ये सारा सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में कह दिया। हाँ अगर मैं यहाँ पर मैं हेडिंग देकर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात कर सकता कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड इसका क्या था, उसमें सारी ये पीछे वाली बातें मैं कर देता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने ना इंट्रोडक्शन एक बड़ा अच्छा सा बना लिया, उसमें सारी चीजें कर दी मैंने, तो पूरा उसमें डिस्कस कर दिया ग्लोबल वॉर वगैरह भी। लेकिन यहाँ पर मुझे ना इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देना था पीछे से, मतलब यूक्रेन रशिया यूक्रेन की करंटली बात करके देखना। जैसे यहाँ पर है ना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड मुझे कहाँ पर देना चाहिए था यहाँ पर। अब आप देखें, मैंने यहाँ मतलब देखो यहाँ पर देयर रीजंस बिहाइंड दिस वेयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री काइंड्स रशिया आफ्टर द ग्रेटिंग द, अब यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप कर दिया। अब लिखता मैं हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड।
अब हिस्ट्री में अब रीजंस क्या है, अब जंग लगने की रीजन क्या है, वजह क्या है, वो क्या है, पॉलिटिकल मिलिट्री काइंड। एक तो बड़ा सा पॉलिटिकल इशू था रशिया यूक्रेन, और दूसरा मिलिट्री थी। उसके बाद जो दूसरी चीज थी जो उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो क्या थी, उनकी क्या कहते हैं, नेटो पावर। नेटो पावर। उनके अलावा जो वो थी, ये क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। देखो देखो, रशिया है ना, क्या कहते हैं, यूक्रेन यूक्रेन वैसे असल तो पार्ट ऑफ 100 ईयर्स तो रशिया का ही रहा है ना। तो रशिया ने कभी ये नहीं, यूक्रेन ने कभी ये नहीं कहा था कि हिस्ट्रिकल वो कोई इंडिपेंडेंस कंट्री था, लेकिन देखो काफी टाइम 100 ईयर्स ऑफ तक वो तो रशिया के अंडर में ही था। लेकिन रशिया ने कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये था कि रशिया कभी भी नहीं चाह रही थी कि नेटो यूक्रेन वेट कर हमारी क्या कहते हैं बॉर्डर के साथ कैशट करे, या वो वहां पर कुछ ऐसा कोई क्या कहते हैं ड्रिल्स वगैरह करे, ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी उनकी। कि वो एक पावरफुल कंट्री था रशिया, तो वो नहीं कभी भी चाहता कि नेटो में ज्वाइन करे। और रशिया ने, या रशिया यूक्रेन की 2015-16 में एक एग्रीमेंट हुई थी कि आपने नेटो को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उन्होंने किया। अब यहाँ पर जो बात है ना, बिहाइंड द रीजन, यहाँ आप हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड वगैरह आप ये सारी बातें कर सकते हैं टोटली यहाँ पर। उसके बाद वो क्या है टॉपिक में, अब मेन वजह क्या है, काजेस कौन कौन से यहाँ पर। अब देखो, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड का मैंने आपको बताया, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कौन सा देना है, क्या देना है। आपने वो बात कह दी, ठीक है, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की भी आपने बात कर दी। अब सवाल आता है काजेस क्या है, रशिया यूक्रेन की वजह क्या थी। अब आप जब भी कोई सवाल बनाएंगे ना, जब भी कोई सवाल बनाएंगे, जब भी कोई चीज बनाएंगे, कोई चीज मतलब टॉपिक बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस टॉपिक के ना, हर एक टॉपिक के मतलब ना 5 की क्वेश्चंस होते हैं। 5 की एरियाज कह सकते हैं, या 5 की क्वेश्चंस होते हैं। उसी में आपको पता है कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के आपके मतलब के इंट्रोडक्शन तो हर एक का होता है, लेकिन काजेस है, इम्पैक्ट्स है, ठीक है। वो शायद ना नेटवर्क का इशू आ गया था, उस वजह से ना। तो अब दोबारा हम यहाँ पर आ गए। अब ठीक है, अब तो क्लियर है आवाज। शायद अब आवाज क्लियर है। ठीक है। अब देखो ना, जो की क्वेश्चंस होते हैं ना, की क्वेश्चंस होते हैं, मतलब की क्वेश्चन कह सकते हैं, की पॉइंट्स। जब भी आप टॉपिक कवर करना तो उसमें आपने क्या देना है, काजेस, इम्पैक्ट्स, रिकमेंडेशन, चैलेंजेस, क्राइसिस, ठीक है। मतलब कोशिश करें, अगर उसमें क्राइसिस की बात है तो आप क्राइसिस, अब रशिया यूक्रेन की आप क्राइसिस भी कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, वार भी कह सकते हैं। अब देखो, वार में क्या होते हैं, वार में क्या, कॉन्फ्लिक्ट में क्या आता है, काजेस आते हैं, देखिए काजेस कौन कौन से हैं, उसकी वजह क्या है। अब जैसे मैंने कहा, काजेस एंड बिहाइंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अब ये यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन आप नेटो तो ईस्टर्न यूरोप है, थ्रेट टू द ट्रीटी इंटीग्रेट टू द एंड सर्विलिटी ऑफ द रशिया। अब जो जो ट्रीटी थी या जो थ्रेट था रशिया को, क्या था, वो यही था कि वो इंटीग्रेट करेंगे, सर्विलिटी करेंगे रशिया के लिए, ठीक है। और यूक्रेन वेट टू द जॉइन यूरोपियन एंड नेटो, जो कि रशिया को इस बात की मतलब भनक भी नहीं थी, यहाँ उसे पसंद नहीं थी ये बात ना, कि आपने ये काम करना है, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो बात है ना, ये अब आप पॉइंट्स में करें, ठीक है, तो भी ठीक है, पॉइंट में आप ज्यादा करेंगे, आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर लगेगा ये चीज। जब आप ये बात पॉइंट्स में करेंगे ना, पॉइंट्स में लिखेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि जब आपको कोई सवाल आता है ना पेपर में, तो वो मतलब के काजेस के बजाय वो कॉन्फ्लिक्ट पूछ सकता है कि, या इम्पैक्ट बिहाइंड रशिया यूक्रेन वार, ये भी पूछ सकता है। तो आप ये काजेस वाली बात वहां भी अवॉइड कर सकते हैं। काजेस वाली बात आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि काजेस हम डिटेल में लिखें या फिर लाइंस में, पॉइंट्स पे लेकिन ज्यादातर ये हुआ कि आपको ना ये पेपर 9 में चीज काम करो, आपको क्लियरली एक आइडिया हो जाएगा, हर एक लाइन का, हर एक पैराग्राफ आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। तो और देखो, ये काउसेस हमारे सारे हो गए, काउसेस की हमने बात की, उसके बाद इम्पैक्ट्स। अब मैंने वहां क्या बात की कि इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं। अब जब भी कॉन्फ्लिक्ट वार की जब बात होती है ना, तो वहां पर जाहिर सी बात है, काउसेस के बाद इम्पैक्ट्स की बात होती है। इम्पैक्ट्स हो गए आपके अपने क्या कहते हैं, अब इम्पैक्ट्स में आपने ना मतलब डिवाइडेड करना है। जैसे ग्लोबल, आप देखो मैंने इम्पैक्ट, जब टॉपिक मुझे अच्छा सा फुल कवर करना होगा ना, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपने उस हर चीज को देखना होता है। जैसे इम्पैक्ट की बात की भाई, ग्लोबल इम्पैक्ट कौन कौन से पड़े थे, ग्लोबल एनर्जी का पड़ा था, फूड सप्लाई चेन की, ठीक है। और जो वर्ल्ड वार के बाद जो उनकी साइन हुई थी, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया था। और पॉलिटिक्स ब्लॉक, पूरा जो पॉलिटिक्स का ब्लॉक था वो भी बिल्कुल ब्लॉक हो गया था ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा लेवल पे, उसके अलावा जो फूड की थी वो ग्लोबल रेट पे थ्रेट थे, ठीक है।
और इंक्रीज मतलब के आराम से इंक्रीज हो गई या प्राइस हाइक हो गई, ये भी काफी सारे मसले थे उसके बाद ना। अब इनको अगर आप ना थोड़ा थोड़ा लाइन में बताना शुरू करेंगे, जैसे ना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ना, इन्फ्लेमेशन की बात करें या फूड की। अब देखो रशिया 80% 80% यूरोप को सप्लाई करता है, फूड भी, ऑयल भी, गैस भी, ठीक है। 80%, 60% वो पूरे वर्ल्ड को भी सप्लाई करता है। अगर रशिया ने, रशिया ने ना वो स्ट्रीम पाइपलाइन बंद कर दी थी, उसने स्ट्रीम पाइपलाइन बंद कर दिया। वो स्ट्रीम पाइपलाइन उससे बंद कर दी, जाहिर सी बात है, उससे बहुत सारे मसले हो गए उस चीज से ना। तो उससे क्या हुआ, यूरोप में प्राइस हाइक हो गया, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, बोलते तो 80% एक जगह पर टिका रहा, एक जगह लेन देन होगी। अगर आपकी वो बंद हो जाए तो आपको काफी सारे मसले होंगे। अब जब ग्लोबल की आपने बात की, तो ये सारी चीजों को अगर आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना, एक एक दो दो तीन तीन लाइन में, आपका बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप समझ रहे कि मैंने नोट्स सही में इस चीज को पेपर के दौरान ब्रीफ कर सकता हूँ, तो फिर ना आप ये मतलब ना इसी तरह पॉइंट्स में बनाए। अगर आप समझ रहे कि ना मुझे बाद में भूल जाऊंगा, तो अच्छा है कि आप ना ग्लोबल इम्पैक्ट्स में जो जो बातें हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते जाएं। जैसे एनर्जी और फूड सप्लाई चेन मतलब डिस्प्यूट हो गई थी या डिस्कशन हो गई थी, ठीक है, या इस पे मसले आ रहे थे, क्राइसिस आ रहे थे, तो अब उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख लें यहाँ पर साथ साथ, 4-5 लाइनें। इसी तरह फिर आप इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे, उसमें 4-5 लाइनें। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मसला है, उसमें आप 4-5 लाइनें आप लिख लें, तो आपका बड़ा ये नोट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे ये। उसके बाद देखो, अब बात आ रही है कि पॉलिसी ऑप्शन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अब ये देखो, ये सवाल भी आया था 2022 वाले पेपर में, ये सवाल भी आया हुआ था कि पाकिस्तान को कौन कौन से ऑप्शन है। तो आपने देखो ग्लोबल लेवल की भी आप बात करते हैं, यूरोप यूरोप के लिए कौन सी पॉलिसी दें, कि भाई वो रशिया का स्टैंड लें या यूक्रेन का लें या फिर यूएनओ में वो किसकी बात करें। तो इन चीजों को भी लाजमी देखना है। अब देखो ना, पॉलिसी ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अब देखो सर, आजकल पाकिस्तान में कौन से मसले आ रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा वो है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल हवाले से या फाइनेंशियल बड़ी सपोर्ट करता है, या आर्म्स के हवाले से ना पाकिस्तान, रशिया उनके एड वगैरह करता है। जाहिर सी बात है, रशिया पाकिस्तान को फिर सोच समझ के फैसला लेना होगा इस बात का। जैसे इमरान खान चला गया था उस टाइम रशिया में, तो इमरान खान को क्या था, गवर्नमेंट उस टाइम तो उसको ये बेनिफिट था कि हमें भाई ऑयल मिलेगा, हमें इसकी, क्योंकि आने वाले दौर में वर्ल्ड ऑर्डर रशिया लेकर आ रहा है, तो रशिया से हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। देन पाकिस्तान हमारा रशिया चला गया। अब ये सारी चीजें आपको ना देखनी है सवाल में, इसमें क्या है क्या नहीं, किस तरह से चीज में। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। संबंध अगर आपको यहाँ पर कोई मसला है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, या किसी और को मसला आ रहा है फिर भी वो ना मुझसे सवाल कर सकते हैं यहाँ पर। हेलो। अच्छा, बाकी में कोई सवाल वगैरह है इस चीज के हवाले से, तो वो भी ना बता दो, ताकि ना आगे को उस चीज को हम शुरू करें। देखो शोएब, आउटलाइन देखो ना, आउटलाइन से अच्छा ये कि जिस तरह मैंने ना पॉइंट्स पर मतलब मेन हेडिंग देकर ब्रीफ करके लिख रहा हूँ, ये ज्यादातर आपको ना बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। जब आप अपने ना वन पेजर बनाएंगे ना, जब आप अपने वन पेजर बनाएंगे, तो आप आउटलाइन के साथ लिख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप इसी तरह नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको कम से कम ना एक हेडिंग, जैसे ना मैंने बनाया पॉलिसी ऑप्शन फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 4.1 की बात की, 4.2, 4.3 की बात की यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने काफी सारी चीजों की मैंने यहाँ पर बात की, सही है। तो यहाँ ना मुझे एक ना क्लियर एक आइडिया मुझे मिल गया, एक क्लियर चीज मिल गई। जब आप ना वन पेजर बनाएंगे, तो दिन आप आउटलाइन के साथ एक एक लाइन लिखकर आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं आप, फिर ज्यादातर बेहतर रहेगा आपके लिए ये चीज। क्योंकि आउटलाइंस आपकी ना उसी टाइम बेहतर रहेगी, आउटलाइंस आप उसी के लिए बेहतर रहेगी जब आप वन पेजर बनाएंगे। जब आप डिटेल नोट्स बनाएंगे तो आपको ना इसी तरह लिखना चाहिए, इसी से थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करना चाहिए। अब जैसे ये मेरे नोट्स से, तो मैंने कहा ना कि वेरी डिफिकल्टीज एंड टू द चूज साइड से। अब पाकिस्तान में तो बड़ा मसला हो रहा था कि भाई मैं यूनाइटेड नेशन में रशिया के अगेंस्ट वोट दूं, या रशिया की फेवर में वोट दूं, या फिर मैं यूएसए के साथ जाकर स्टैंड करूं, या फिर रशिया के साथ। जाहिर है, फिर उस टाइम ना आपको दोनों चीजों को देखना होता है। और हमेशा जब भी आप ना पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें, तो आपके पास आर्ग्यूमेंट होने चाहिए।
हाँ पेपर, देखो पेपर में आप इसी तरह लिखे हैं। पेपर में आउटलाइन सिर्फ ऐसे के पेपर में अच्छी लगती है, अदरवाइज किसी में अच्छी नहीं लगती। आउटलाइन सिर्फ पेपर में अच्छी लगती है, वो क्या कि नोट मतलब कि ऐसे के पेपर में। अदरवाइज सर आपको यही यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, पॉइंट्स में, हेडिंग देकर, नंबर वाइज। शोएब आप एक हमेशा बात ये याद रखना कि आपने सिर्फ ऐसे के पेपर में आउटलाइन बनानी है, अदरवाइज किसी में भी नहीं बनानी है आपने। तो देखो यहाँ पर अब मैंने ऑप्शन फॉर पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बता दिया कि मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी एंड कॉलिंग फॉर द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। जैसे पाकिस्तान ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि भाई आप ना आकर बात इस चीज़ को बात करें, इस चीज़ को डिस्कस करें, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी ना। तो ये चीज़ें आपको ना बहुत देखनी होती है, इन चीज़ों पर आपको काफ़ी सारा डिस्कस वगैरह करना होता है, चीज़ों को बताना होता है। ये चीज़ बहुत लाजमी है। और इसके अलावा हम चलते हैं आगे आगे ना, आपका आते हैं हाँ ग्लोबल लेवल रिकमेंडेशन से। आप मैंने वही बात की ना कि रिकमेंडेशन की बात कर सकते हैं आप, या फिर मैंने लास्ट टाइम जब मैंने बता रहा था कि आपने फ्यूचर रिकमेंडेशन से या चैलेंजेस की बात कर सकते हैं। तो अब देखो ना, जहाँ पर जंग लगती है ना, जहाँ पर जंग लगती है, जंग की बात हो, वार की बात हो, या चैलेंजेस की बात हो, वहां पर आपकी रिकमेंडेशन ज्यादा बेहतर लगती है, ना कि सॉल्यूशंस। ये भी एक चीज याद रखें हैं, देखो जो कीवर्ड्स है ना वो आपको बड़ा बेनिफिट देते हैं यहाँ पर। जहां पर वार की बात हो, चैलेंजेस की बात हो, ठीक है, वहां पर आप रिकमेंडेशन की बात करें। जहां पर यहाँ काजिज की बात आ जाए ना, काजिज के बाद आपका कोई ऑप्शन है, काजिज के बाद आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। या फिर वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड एक बड़ा अच्छा डिसीजन है, वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशन दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं। कोशिश किया करें आप सॉल्यूशन वर्ड से हटकर आप वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन की रिकमेंडेशन की बात किया करें। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ अगर मैं वे फॉरवर्ड अच्छा लिखूंगा या रिकमेंडेशन अच्छा लिखूंगा तो मुझे बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेंगे। जी जी सानिया, मैं इंशाल्लाह ना पेपर टेक्निक्स की ना मैं बात जरूर करूंगा। मैं डिस्कस वो भी करूंगा, मैंने ना एक सवाल वो बनाया हुआ है, वो ना मैं डिस्कस करूंगा एज सुन शायद कल तक या फिर आज ही। वो मुझे ना फाइल अभी मिल नहीं रही थी, तो वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा पेपर टेक्निक के हवाले से। अब देखो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, अभी ना इसे थोड़ा पूरा करने के टाइम कुछ रह गया है, ताकि फिर अब देखो ग्लोबल देखो रिकमेंडेशन की बात की, तो रिकमेंडेशन आपने देखो वन लाइनर लिखे हैं तो भी ठीक है। अगर अब इसी तरह आपने ना इसकी चार चार पांच पांच बातें करनी है तो भी ठीक है, तो भी आपका काम बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ तो कंक्लूजन में हमने क्या बात की, कंक्लूजन मैंने देखो हिस्ट्री। अब ये जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है ना, ये मैंने मुझे पहले देना था, जो मैं बाद में लेकर आया यहाँ पर, देखो ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, ठीक है। और देन ये आपका कंक्लूजन है ये नीचे। ये पेज थोड़े आगे पीछे मेरे हो गए हैं, बाकी यहाँ पर आप देखो ये देख सकते हैं, देखो ये जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड अभी किस तरह मैंने दिया हुआ है। देखो ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को मैंने शुरू से लेकर आना, देखो पहले मैंने पुराने 2013 की बात की, फिर 2014 की मैंने बात की, फिर उसके बाद जो इसका बड़ा मसला हुआ था नेटो वाला 99 में, मैंने वो बात की। देखो अब ये बात, फिर 2000 मैंने पाँच, अब देखो बात है जो आप ज्यादातर आपको ना बेहतर लगे पेपर को अट्रैक्ट करवाने को। अब जंग तो 2021 में लगी, लेकिन उसके साथ रिसेंट कौन सा मसला था, वो 2013 इंटीग्रेशन इकोनॉमी वाला मसला था, ठीक है। और वो जो रशिया ने क्रिमिन को वो मतलब कब्जा कर लिया था, जो उन्होंने मतलब अलग से उन्होंने क्रिमिना को उन्होंने ज्वाइन करवाया था। तो ये आपको चीजें बहुत लाजमी देखनी चाहिए इन चीजों को भी, क्योंकि देखो ना पेपर में आपको थोड़ी थोड़ी चीजों पर डिस्कस या काम करना होता है, मतलब बहुत चीजों को देखना भी होता है। तो ये तो यहाँ पर थी, ठीक है। ये बात यहाँ पर देखो ना। अब देखो मैंने रिसेंटली क्या बात, रिसेंट टूर्स एंड कंट्रीज, फिनलैंड नॉर्वे हैज प्लेगेड टू ज्वाइनिंग नेटो आफ्टर सीइंग रशिया आउटसाइड द यूक्रेन मतलब के वार के हवाले से। अब ये तो पांच ही तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको लाजमी करनी है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देने का ये होता है कि आपको एग्जामिनेशन को एक ना वाजी आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या मतलब एग्जामिनेशन को ना आपने एक गो थ्रू देना है, एक आपने हिंट देनी है कि मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने बताया वो बिल्कुल ये अथेंटिक बताया, मैंने अथेंटिक बताया है कि क्या है क्या नहीं है। ये ना फाइल में ना आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने मुख्तलिफ डायमेंशन कवर की हुई है, मुख्तलिफ यहाँ पर तो हमारा सवाल से पूरा हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने सेकंड मैंने बात शुरू की थी, रशिया यूक्रेन, इसी साथ मतलब एक और एंगल के साथ। जब नोट्स में मैं आपको ये बात, नोट्स में आपने ना हर एक चीज को देखना होता है, हर एक एंगल को आपने कवर करना होता है, हर एक चीज को आपको देखना होता है। तो ये चीज लाजमी बाकी। अब आप समझ, आपका सवाल था कि आप जो मतलब लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ वीक है एक्सप्रेशन में, है ना। तो देखो ना, देखो सीएसएस में ना, जो मैंने आपको कल भी बात की थी, आज देखो सीएसएस में रीडिंग मटेरियल बहुत जरूरी है। रीडिंग रीडिंग का होना बहुत जरूरी है। रीडिंग का बहुत होना जरूरी है। रीडिंग और राइटिंग स्पीड, जितना आप रीडिंग करेंगे उसकी कोशिश करें सही गलत लिखें। फिलहाल शोएब सही गलत आप लिखें, जितना सही से जो भी है, जिस तरह भी आप उसे लिखें, लाजमी लिखने से आपका काम ठीक होगा, अदरवाइज आप लिख नहीं सकेंगे। जब आप लिखने की ज्यादा कोशिश करेंगे आप उतना अच्छा खासा लिख सकते हैं, अच्छा खासा आप पढ़ सकते हैं, अच्छा खासा आप कह सकते हैं। रीडिंग हो गया, आपको मटेरियल होगा तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। थोड़ा सा लिखें, सही गलत लिखें, आप चेक करना है, लाजमी किसी से भी चेक करना है। सर जब हम कोई टॉपिक देखते हैं कि आर्टिकल टॉपिक है वहाँ तो सारा कुछ फोटो लगता है। ठीक है। अब देखो, बात तो मैंने वही बात की ना, जब देखो बात क्या है आपकी सानिया, मसला ये होता है कि जब आप टॉपिक देखते हैं ना, जब आप अपना टॉपिक देखते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा इम्पोर्ट, देखो सारा का सारा इम्पोर्टेंट होता नहीं है। आपने जब टॉपिक तैयार करना होता है ना, तो आपने देखना होता है कि मुझे इस टॉपिक में क्या क्या ऐड करना होता है। अब मैं सिंपल से ना, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ पर आप ये इस बात को गौर से आप सुन लेना, ठीक है। अब मैंने बात की रशिया यूक्रेन, ठीक है। यस, रशिया यूक्रेन की मैंने सोचा कि यार पहले इसमें इंट्रोडक्शन मुझे देना है, देन हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देना है। अब दो चीजें मेरी लाजमी थी, उसके बाद मैंने काजेस की बात करनी, फिर इम्पेक्ट की, फिर डेवलपिंग कंट्रीज को कौन कौन से ऑप्शन है। देखो मैंने हेडिंग देखी, मैंने 5 हेडिंग मैंने दी ना, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन सारा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन मैंने अपना बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना इतना पेपर में लिखते कम है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन दो मतलब दोनों साइड मैंने वो ना सीधे छोड़ी हुई है। ये चीज आपने देख ली, ठीक है। देन उसके बाद मैंने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड दिया। देन फिर मैंने आपको यहाँ पर काजेस की बात की, काजेस कौन कौन से, काजेस कौन से कौन से नहीं, मैंने काजेस की बात कर ली, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने बात की इम्पैक्ट्स की, इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर, इम्पैक्ट आपने देख लिए। देन हमने बात की पॉलिसी कौन कौन से ऑप्शन हैं, पॉलिसी की हमने बात की, ठीक है। देन हमने बात की ग्लोबल की, ग्लोबल रिकमेंडेशन, और 6 पे हमने कंक्लूजन की बात की। तो जब आप टॉपिक बनाएंगे ना, तो आपने उस हर एक चीज को देखना है, हर एरिया को देखना है, सानिया हर एक चीज को आपने देखना है। देखो सवाल में आपको ना वो आपकी मतलब ये रशिया यूक्रेन वार, जैसे उन्होंने लास्ट में पूछा था कि ऑप्शन फॉर पाकिस्तान पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कौन से ऑप्शन है, उसने उसने रशिया यूक्रेन वार पूछ ली। अब आपने रशिया यूक्रेन की बात की, आपने बात की इम्पेक्ट्स, आपने रशिया यूक्रेन बात स्टील बैकग्राउंड दिया। देन आपने क्या कहते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं उनका, आपने मैप ड्रा कर रशिया यूक्रेन वार किस वजह से लगी थी, आपने वो डिस्कस किया, ठीक है। उसके इफेक्ट्स बताने हैं। देन आपने जब आप ये सवाल आया था ना रशिया यूक्रेन वॉर और ऑप्शन फॉर फॉरेन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, अब देखो इसमें आपने क्या लिखना था, आपने इंट्रोडक्शन लिखना था, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। उसके अलावा आपने एक मैप ड्रॉ करना था, मैप बताना था कि रशिया यूक्रेन वॉर में क्या था ऐसा, किस वजह से लगी थी। आपने वो मैप बनाकर, और पाइपलाइन जो रशिया ने बंद की थी वो आपने ब्रीफ करनी थी, ठीक है। मैप में दो चीजें तीन चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने इम्पैक्ट बताना, इम्पैक्ट कौन कौन से पड़े थे, ठीक है। देन आपने चौथी बात थी वो पाकिस्तान की, वो बात करनी थी, क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी की। देन ऑप्शन, उसके अलावा रिकमेंडेशन, देन कंक्लूजन लिखना था। आपका सवाल रेडी था ये। इसी तरह यहाँ पर ये चीज करनी है, इसी तरह आपने इस चीज की बात करनी है। अब आपने ऊपर क्या आपने लिखा है, एक सेकंड। हाँ सामीन से आपने ये बात की। हाँ देखो इंट्रोडक्शन लिखना है, हिस्ट्री बैकग्राउंड। उसके बाद हिस्ट्री बैकग्राउंड पर अपना मैप्स पहले डाल देता था, बेहतर यही है। मैप अपना पहले डालते हैं, मैप डालते फिर आप कागज की बात करो, मैप से आप अपना एक वाज़िया पैगाम देगी ना, एग्जामिनेशन को अपना एक वाज़िया पैगाम देंगे कि देखो एग्जामिनेशन को चेक कर या किसी टीचर को, भाई मैप्स पे आपने क्लियर बात बता देनी है कि मैंने ये चीज बताना चाह रही है, ये चीज मुझे डिस्कस करनी है। मैप्स बताते हैं, मैप से आपका वाजह जगह भाई इम्पेक्ट काजेस कौन कौन से थे, इम्पैक्ट्स कौन कौन से कंट्रीज के साथ इनको नुकसान हुआ है। देन आपने इम्पैक्ट फिर पॉलिसी से, देन ग्लोबल इम्पैक्ट ईटीसी वगैरह, देन कंक्लूजन आपने लिखना। ये सवाल आपका यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। यहाँ पर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी 1 मिनट रह गया था, देन जूम मीटिंग ऑटोमेटिकली ना एंड हो जाएगी। कोई और सवाल है आपका?
देखो ऐसे की ना थोड़ी और स्ट्रेटजी है, वो ना मेरे पास एक अपने टीचर के हैंडआउट है, वो मैं कभी डिस्कस कर लूंगा, और उस पे कोई ना कोई मीटिंग जरूर रखेंगे। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऐसे वगैरह में ना किसी चीज़ में, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो जहाँ मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिला था, जो मुझे इन चीज़ों का पता भी है।